नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। वागड़ में प्रधान सेवक। देश भर में नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं और बांसवाड़ा की धरती से राजस्थान को करोड़ों की सौगातें देंगे। बिजली परियोजना से लेकर वंदे भारत ट्रेन तक दिवाली गिफ्ट मिलेगा। वागड़ से पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस कन्हैयालाल हत्याकांड से लेकर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रही, तो बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि जब विकास कार्यों के सौगातों से राजस्थान का बढ़ेगा, तो फिर विकास को लेकर सियासी घमासान आखिर क्यों छिड़ा है? क्योंकि नवरात्र से पहले जीएसटी की दरों में कमी कर देश की जनता को राहत दी है और अब उम्मीद दिवाली से पहले की गिफ्ट की है। संभावना है कि मोदी सरकार देशवासियों को दिवाली से पहले भी सौगात दे सकती है। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि वागड़ में आ रहे हैं प्रधान सेवक। कल का दिन ऐतिहासिक दिन बनेगा, एक बड़ी सौगात देकर जाने वाले हैं। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ राखी राठौर जी है, स्वागत है राखी जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी चर्चा में शामिल है। स्वर्णिम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मित्तल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है सर। शुरुआत राखी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि वैसे भी राजस्थान के काफी दौरे प्रधानमंत्री ने किए हैं और बांसवाड़ा उनका आना हो रहा है। जब जीएसटी में राहत मिली उसके बाद का ये पहला दौरा है। इस दौरे को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन की बात हो, बिजली की सौगातों की बात कर ले हम, क्या इनसे अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए राजस्थान की, या फिर युवाओं के रोजगार के मद्देनजर देखा जाए, यहां विकास होना तय है? बिल्कुल श्वेता, और राजस्थान में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी लगातार आ रहे हैं, मैं मानती हूं कि सौभाग्य है हमारे प्रदेश का कि हमारे देश के सबसे बड़े नेता यहां पर आते हैं और आकर के कल जिस तरह से 1,08,000 करोड़ की सौगातें हमारे प्रदेश को देकर जाएंगे। और जैसा आपने कहा, हर क्षेत्र को उन्होंने छुआ है। किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बिजली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसीलिए चाहे बांसवाड़ा के अंदर परमाणु विद्युत परियोजना हो 2800 मेगावाट की, 590 मेगावाट का बीकानेर के अंदर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, विद्युत प्रसारण लाइंस हो, जीएसएस हो, इन सब की शुरुआत दो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और खास बात यह है कि यह दौरा एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे? युवाओं के लिए 15,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 8 जिलों के अंदर 15 परियोजनाएं जो पानी की थी, राम जल सेतु के लिए भी प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए थे और उन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया था। और कल मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि ईसरदा बांध और धौलपुर के लिफ्ट योजना जो है, उनमें पेयजल सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसीलिए पानी के लिए हो, चाहे सड़क के लिए हो, भरतपुर के अंदर बनास नदी के ऊपर फ्लाईओवर्स बनने हो, पुल बनने हो, चाहे सिवरेज की बात हो, हर क्षेत्र में काम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कुसुम योजना जो सुदूर हमारा जो इलाका है वहां पर किसानों के लिए बिजली के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए भी वो आज कोई सौगातें हम लोगों को देकर जाएंगे। तो नटशेल बात यह है कि आदिवासी क्षेत्र का उन्होंने चुनाव निश्चित तौर पे किया है, ये सोच के साथ कि आदिवासी समाज जो है वो मुख्य धारा में आए और डेवलपमेंट हो। लेकिन इस पूरे दौरे के अंदर राजस्थान का ओवरऑल विकास कैसे हो सकता है? जीएसटी के नए रिफॉर्म्स के बाद में जनता को राहत मिली, और मैं तो इस बात को मानूंगी कि हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी इसी तरह से बार बार हमारे प्रदेश में आए और ये सौगातें हमारे प्रदेश को मिलती रहे। चाहे वो उस इलाके के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर पेयजल योजना की बात हो। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने कहा है कि 2026 तक हम लोग प्रदेश के अंदर किसानों को दिन में बिजली देंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि उसी क्रम में जिस तरह की योजनाओं का कल लोकार्पण और शिलान्यास होगा, हमारे प्रदेश में हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे। और जिस तरह से पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात आदरणीय मोदी जी करते हैं, उसी के आगे उसको उसी में बढ़ने के लिए एक अच्छा कदम आदरणीय मोदी। चलिए ठीक है। स्वर्णिम जी, अब करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, क्योंकि लोकार्पण शिलान्यास के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो होगा और देखने को भी कल मिलेंगे। यानी ये नजर आता है कि विकास हो रहा है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के अलग मुद्दे हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ पर मांग रखी है, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात यहाँ पर की जा रही। क्या ये समय की मांग है या फिर इस वक्त एक तरह से राजनीतिक दबाव के तौर पर यह बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहा है? दूसरा, कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे मुद्दों को जोड़कर भी अभी
भी बयानबाजी हो रही है, वो बात रखी जा रही है प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर। विकास को कैसे कांग्रेस देख रही है, इन योजना ये सौगातों को कैसे देख रही है, और साथ ही आपके मुद्दों को लेकर भी कि क्या पीएम आ रहे हैं तो उन्हें याद दिलाने के लिए ऐसा? देखिए, बिल्कुल पीएम है, पीएम को याद होना चाहिए कि जब आए थे यहाँ पे वागड़ की धरती पर और मानगढ़ धाम गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि सारे राज्य मिलकर के गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, इसका विकास करेंगे। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने इस योजना को कितना आगे बढ़ाया, क्योंकि 1 रुपया 1 ईंट नहीं लगी। उनको बताना चाहिए कि जो रतलाम और जो बांसवाड़ा रेलवे लाइन थी, जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही बंद कर दिया, 3000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी मनमोहन सरकार, और ये मांग थी उस क्षेत्र की, उसको क्यों बंद कर दिया और कब दोबारा शुरू होगी, ये भी उन्हें बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जीएसटी की रिफॉर्म्स की तो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, तो ये पीड़ा जो जीएसटी के नाम पर थी, ये दी किसने थी? 8 साल पहले रात को 12 बजे घंटा बजा करके इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने दी थी ना, जिससे पीड़ित थे। और उनको ये भी बताना चाहिए, राजस्थान जो अतिवृष्टि से जो पीड़ित है आज, उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज अब तक क्यों नहीं आया? केंद्र की डबल इंजन सरकार का विश्वास दिलाया था कि अब बहुत काम होंगे, डबल इंजन की सरकार काम करेगी, कोई कमी नहीं आएगी, तो जो हमारे मुआवजे के लिए किसान तरस रहे हैं उनको क्यों नहीं मिला? उनको बताना चाहिए। वादा करके गए थे ना चुनावों में कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेगी सरकार, क्यों नहीं खरीदा? बाजरे को एमएसपी पर खरीदेंगे, ये घोषणा उन्होंने की थी, घोषणा पत्र में उन्होंने जारी किया था, जो क्यों नहीं खरीद रही? उनको बताना चाहिए कि राजस्थान में एक 17 दिसंबर 2024 को आए थे, जब पिछली दफा एक घड़े में पानी डाल करके लोटे से एक परियोजना शुरू करके गए थे, ERCPPK के राम जल सेतु परियोजना भी उन्होंने नाम दिया था। उसकी प्रगति अब तक क्यों नहीं हुई? अरे वो उसी बांध का जो हमारी सरकार ने काम चालू करके नवनेरा बांध बनाया था, उसका आज आप लोकार्पण कर रहे हैं। शिकायतें हैं, ये सवाल है, हाँ, ये सवाल है, ये ऐसा लग रहा है कि इसका जिक्र आपको लगता है कि पीएम मोदी को करना चाहिए? उनको ये बताना चाहिए कि जब चुनावों में यहाँ आए थे तो उदयपुर हत्याकांड का उन्होंने बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया था। उनको बताना चाहिए कि नहीं, वो जो 5 लाख का मैंने कहा था ना कि 5 लाख मुआवजा दिया है और भेदभाव, उस पर उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार है। बताना चाहिए कि तब वो गलत थे और 50 लाख रुपए जो है हर्जाना मिला था, ये उनको बताना चाहिए, अपनी बात को सही करना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए इस देश को कि एनआईए के पास जाने के बाद से अब तक कब उनको लोकार्पण का कार्यक्रम, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भी तो सौगात है यहाँ के लोगों के लिए, उसके लिए भी तो 2 शब्द देखिए। जो अभी अतिवृष्टि से परेशान और जनता है, जो अतिवृष्टि के घाव भरे नहीं है, जिन खेत बह गए, जिनकी फसलें बह गई, जिनके घर टूट गए, और जो बच्चे स्कूल टूट के गिरने से मर गए, उनके लिए आपको पैकेज देना था। वो पैकेज सौगात नहीं, इस वक्त तो सहायता की जरूरत थी। वो सहायता पैकेज कहाँ है? ये बताना चाहिए उनको, और बताना चाहिए कि उदयपुर हत्याकांड के दोषियों को सजा कब मिलेगी। चलिए ठीक है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, अभी आपने सुना स्वर्णिम जी ने कहा कि तमाम अहम सवाल है कि इन सवालों को जवाब कहीं ना कहीं पीएम मोदी को कल आने के साथ ही, बांसवाड़ा पहुंचने के साथ ही इनके जवाब देने चाहिए। लेकिन पीएम के इस दौरे को किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, सौगातें यहां पर, और केंद्र की तरफ से जिस तरह से काम हो रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कि आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है, सिर्फ ऐसे शहरों में नहीं जहां पर विकास की जरूरत है। इस दौरे को कैसे देखा जाए राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि दोनों चश्मे से इस दौरे को देखा जा रहा है, जहां सराहना भी हो रही है तो सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए श्वेता, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि क्या नाम है, जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आते हैं तो विपक्ष को अपना कहने का पूरा अधिकार होता है। आपने अपने चैनल पर अभी क्या नाम से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को पूरा अवसर दिया कि वो जो राजस्थान की समस्याएं जो प्रधानमंत्री के समक्ष रख सकते हैं वो रखें। लोकतंत्र की एक खूबसूरती और विपक्ष की भूमिका के अंदर कांग्रेस है, तो अच्छी बात है कि उन समस्याओं को आकर्षित किया गया, ध्यान आकर्षित किया गया जो प्रदेश के लिए जरूरी है। लेकिन देखिए, जब भी प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आते हैं तो स्वाभाविक है कि विकास की जो सौगातें हैं वो दी जाती है, और 1,08,000 करोड़ की सौगातें श्वेता कोई कम नहीं होती, बहुत होती है। और इसीलिए क्या नाम से जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आप देखिए, पिछले राजस्थान में भाजपा सरकार का गठन हुए 22 माह हो गए। 22 माह में प्रधानमंत्री जी का ये 16वां दौरा है, और पिछले 4 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है। स्वाभाविक है कि राजस्थान में और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार के साथ क्या नाम से राजस्थान के विकास का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है वो इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि राजस्थान में जो विकास का काम है वो डबल इंजन की ताकत के साथ हो रहा है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि देखिए, जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो बांगड़ जो क्षेत्र है, हमारा आदिवासी इलाका है,
उसमें भारतीय जनता पार्टी और क्या नाम से कांग्रेस दोनों की स्थिति कमजोर है। अभी भी क्या नाम से बांगड़ का जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर जो सांसद है वो बीएपी के सांसद है और क्या नाम से वहां 3 विधायक अभी भी बीएपी के हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बांगड़ क्षेत्र के अंदर, आदिवासी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए भी यह दौरा है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा कि क्या नाम से एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों को, बहुल्य क्षेत्र को मिलाकर एक भील प्रदेश बनाया जाए। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का दौरा, मुझे लगता है बांगड़ का क्षेत्र का कल का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा आदिवासी क्षेत्र में इससे भी लगाया जा सकता है कि आज जो क्या नाम से वहां जो पोस्टर लगाए गए वो बांगड़ भाषा में लगाए। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो पोस्टर लगाए वो बांगड़ भाषा में, उससे ही जाहिर होता है कि क्या नाम से जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनमें भी प्रधानमंत्री की। ठीक है मित्तल सर, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश है, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्र जिसे बहुत पिछड़ा माना जाता है और पिछड़ा है, लेकिन उसे एक बैलेंस करने की, दूसरे क्षेत्रों के बराबरी में लाने की कोशिश कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इतनी बड़ी परियोजनाएं, इतनी बड़ी सौगातें, ये तो कहीं और भी लाया जा सकता था। ये कहीं ना कहीं कोशिश है, जो बात कही जा रही है एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तौर पर देखें इसे। बिल्कुल श्वेता, देखिए आजादी के बाद आदिवासी क्षेत्रों का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। इस बात को क्या नाम से स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नाम से इस बात की कोशिश की और आदिवासी क्षेत्र की क्या नाम से जो महिला द्रौपदी मुर्मू है उनको देश का राष्ट्रपति बनाया। वो इसीलिए बनाया ताकि आदिवासियों को लगे कि सत्ता में उनकी भी भागीदारी है। मुझे लगता है कि जो कल का दौरा जो बांगड़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री का रखा गया है उसके पीछे आप जो भावना कह रही है वो बिल्कुल सही है कि जो आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य की। ठीक है राखी जी, अभी बहुत सारे सवाल स्वर्णिम जी ने उठाए, मैं चाहूंगी पहले उस पर भी एक आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं, सौगातें अपनी जगह, विकास अपनी जगह, लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो पीएम ने किए थे, कई ऐसी बातें हैं जो बीजेपी की तरफ से की गई थी, उसका भी जवाब पीएम दे, ये विपक्ष कह रहा है। बिल्कुल सही बात है श्वेता, अभी मानगढ़ धाम की बात हो रही थी, एक ऐसा धाम जहां पे गुरु गोविंद जी ने अपने 1500 भील साथियों के साथ में ब्रिटिश सेना का जुल्म सहा और जिस तरह से स्वाधीनता और स्वतंत्रता के संग्राम का एक गौरवशाली गाथा वो क्षेत्र गाता है, उसके लिए अगर आप देखें तो 2 साल पहले अगर श्वेता आप वहां गए होंगे, और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों ने उस क्षेत्र का अगर दौरा किया होगा तो पहले थोड़ी सी बारिश के साथ ही मानगढ़ धाम का कनेक्ट जो है वो मेन लैंड से टूट जाता था। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज सड़कों की स्थिति बहुत बेहतरीन स्थिति में है। अभी मित्तल साहब कह रहे थे कि वहां प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया गया, मुझे ये बताइए अगर ऐसा होता कि ग्राउंड पे काम नहीं होता तो स्वागत किया जाता क्या? और मैं तो कहती हूँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जाके देखिए। मैं तो स्वर्णिम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जाकर के वहां की सड़कों का और वहां का जो डेवलपमेंट जिस लेवल पर हुआ है उसको जाके देखिए। हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस की बात नहीं करते, हम सिर्फ अनाउंसमेंट्स की बात नहीं करते। ये अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे थे अभी कि हमने उस बांध का अनाउंसमेंट किया, लेकिन किया क्या अल्टीमेटली? आप कितना लोकार्पण कर पाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी चिनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बना वो शुरू मनमोहन सिंह जी ने किया, लेकिन अल्टीमेटली खत्म जो है वो मोदी जी ने किया। तो काम खत्म करना और लोगों को सुविधा प्रदान करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जीएसटी की बात कर रहे थे, जीएसटी में ये बताइए जब हम लोग आए 2014 में तो अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी? हम लोग फ्रजाइल 5 में थे और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 में आए, तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। क्या स्थिति थी उस हिसाब से वहां डिसीजंस लिया गया और जैसे ही हम लोग कंफर्टेबल स्टेज पर आए हमने लोगों को रिलीफ दिया। जिस तरह से मकड़ जाल उस समय इनडायरेक्ट टैक्सेस का था उससे बाहर जनता को निकालना निश्चित तौर पे जरूरी था और इसीलिए हम लोगों ने किया। अच्छा, लेकिन राखी की बात हुई, ये जो विपक्ष की तरफ से सिर्फ राजस्थान ही नहीं, जीएसटी के बाद से विपक्ष की तरफ से एक सवाल ये उठता है कि पहले आप खुद ज्यादा बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा कम करके फिर आप वाहवाही लूटते हैं। तो ये उस वक्त की जरूरत और आज की जरूरत के हिसाब से ही ये सब हुआ। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि उस समय मनमोहन सिंह जी लगातार ये कहते थे कि पैसे जो हैं वो पेड़ पे नहीं उगते, और आज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर सबसे ज्यादा पैसा मतलब 11 लाख करोड़ से ऊपर का हम लोग एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बाहर निकलिए, सड़कों की जो स्थिति है चाहे वो नेशनल हाईवेज हो वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। कल 2 ट्रेन का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो जिस तरह से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, ये पैसा प्रायोरिटी में क्यों है केंद्र
केंद्र सरकार के? देखिए क्या, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी सवाल उठ रहा है, अब राजस्थान में तो चुनाव अभी है नहीं कि वोट बैंक और इसकी बात की जाए, लेकिन क्या वाकई में भविष्य के मद्देनजर ये प्रायोरिटी में है? देखिए प्रायोरिटी पे देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिस थ्योरी के साथ चलती है वो दीनदयाल उपाध्याय जी की थ्योरी है कि अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति जिस तक की सारी सुविधाएं नहीं पहुंचती उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। और इसीलिए राजस्थान के अंदर 31 एकलव्य स्कूल की शुरुआत की गई। सड़कों की मैंने बात की कि शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में हमने अमूलचूल काम किया। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी वन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुसुम योजना में वहां पे लाइट्स की व्यवस्था की। हमने एक आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बना करके एक उदाहरण पेश किया है। उन महिलाओं के बीच में भी एक जोश है कि अगर हमारे बीच का एक व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है तो हम भी अगर काम करेंगे तो पहुंचेंगे वहां तक। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय दिवस के, गौरव दिवस के रूप में मनाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मैंने पहले भी कहा, राजस्थान पूरे राजस्थान के लिए सौगातें हैं, लेकिन चयन किया है वागड़ क्षेत्र का। क्यों किया है? क्योंकि वहां पे जरूरत है। आज प्रधानमंत्री के जाने की वजह से वहां पे जो उत्साह का संचार होगा निश्चित तौर पे उससे बहुत अच्छा काम होगा। एक अतिवृष्टि की बात और कर रहे थे। देखिए हम लोग वो लोग नहीं है, वो मंत्री नहीं है जो जाकर के जब जरूरत हो राजस्थान को तो होटलों में जाकर बैठ जाएं। अभी 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में जितने भी विधायक थे, जितने भी प्रभारी मंत्री थे, अपने अपने क्षेत्र में गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जल्द ही इसके ऊपर काम होगा, जल्द ही मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। और इसमें कोई इफ्स एंड बट्स है ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ ध्येय है, एक जनता से निकला हुआ व्यक्ति जब आकर के जनता की सेवा का काम करता है तो वो दर्द समझता है, वो जाकर के होटलों में जाके बंद नहीं होता है। और इसीलिए काम होगा, निश्चिंत रहे। लेकिन इस बात के लिए देखिए, स्वर्णिम जी को भी बधाई, आपको भी बधाई और मुझे भी बधाई कि राजस्थान के लिए सौगातें आ रही है। स्वर्णिम जी, मानगढ़ धाम को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ, इससे लेकर क्या कहेंगे? क्या पीएम मोदी आ रहे सिर्फ इसलिए, या पहले भी कांग्रेस ये मुद्दे उठाती रही? क्योंकि जब जब पीएम का आना होता है या जब भी कभी वागड़ के क्षेत्र की बात होती है ये मुद्दा उठता है। देखिए सिर्फ वागड़ की बात नहीं है, ये प्रदेश की बात है, पूरे प्रदेश की बात है। जो प्रधानमंत्री वादा करके गए थे ना, वादा कि कांग्रेस की जो अच्छी योजनाएं बंद नहीं होंगी, वो सब वादे इन्होंने किए थे। वादे तो छोड़ा, वो योजनाएं बंद हो गई, वादों का तो पता नहीं, लेकिन योजनाएं बंद हो गई, घट गई, काट दी गई। बता देना योजना। अरे मैं बता देता हूँ, अभी आप विवेकानंद स्कॉलरशिप ले लो, आपने जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप 500 बच्चे जाते थे, आपने 150 बच्चे कर दिए, वो भी नहीं भेज रहे। अरे प्रधानमंत्री जी बता दो, बाजरे की खरीद की क्या आपने? गेहूं की 2700 रुपए में खरीद की क्या आपने? क्या स्पेशल पैकेज आया क्या आपके? 100 करोड़ रुपए जो हमने मानगढ़ धाम के डेवलपमेंट के लिए दिए, उनको आपने खर्च नहीं करके वो काम रुकवाया कि नहीं? हाँ, जयपुर में आप एक फिल्मी सितारों का कार्यक्रम तो करा सकते हो, लेकिन मानगढ़ धाम के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा भी हमने दे दिया उसको आपने रोका। रत्ना और बांसवाड़ा रेलवे लाइन का काम आपने रोका या नहीं रोका? सबसे बड़ी मांग थी। जो संयंत्र बनना है वो तो वही नदी पे बनना है, जयपुर में हो नहीं सकता। लेकिन 15,000 की जो आप नौकरी की बात कर रहे हो, वो नोटिफिकेशन हमारे निकाले हुए, ज्यादा से ज्यादा की परीक्षा हमने कराई। एक परीक्षा आज भी ऐसा ही भर्ती में बच्चे बेचारे परेशान हो रहे थे। क्या बातें करते हैं? परीक्षा कराई आपने। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा पहली बार हो रहा है, सीवेज प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनके हो रहे हैं। और जो ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं ना, ये बाड़मेर और उधर की, वो तो वो है जो बिजली तो बनेगी हमारी जमीन पर और उन लाइनों से जाएगी दूसरे। और ये कॉन्ट्रैक्ट किया किसने था? ये बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? हमारा ही काम है ना। जी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? वो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तो कब खत्म होगी? ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे प्रदेश में बिजली बनती है लेकिन बाहर चली जाती है। और ये अशोक गहलोत जी और कांग्रेस गवर्नमेंट के काले कारनामे हैं। अरे आप बताओ ना, काले कारनामे आपके बता रहे हो, आपने किए ऐसे सरकार में नहीं दिया। बिजली बने राजस्थान में समझौता। चलिए ठीक है स्वर्णिम जी, देखिए केंद्र में सरकार हो या राजस्थान में सरकार हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सरकार बने तो वो दशकों तक वही बनी रहे। कोई तो नींव रखेगा, कोई उसे आगे बढ़ाएगा काम को, कोई उसे खत्म करेगा। ये तो चलता आ रहा है और अच्छी बात है कि ऐसे में समझ में आता है कि कोई भी सरकार बने उसकी नियत साफ है कि विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, फिर वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार। लेकिन स्वर्णिम जी, लीपा पोती का काम नहीं होना चाहिए। जो ये सरकार विफल हो गई ना प्रदेश की हर क्षेत्र में, उसका मेकओवर मेकअप करने के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं है। घोषणा है कि अब ऐसा होगा, आगे मुआवजा मिल जाएगा। 200 लोग मर गए, उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव से ऊपर क्या बात है? ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी। अरे घटना ना हो, लोगों की जान बचे, उसके लिए काम करती सरकार, समझ में आता है। 4 से 1 पर आ गए, हम 1 से 5 पर आ गए विधानसभा चुनाव में। जनता ने हमको सपोर्ट किया है, प्रधानमंत्री जी के अच्छे काम किए। चलिए ठीक है एसपी मित्तल जी,
सर, अब कल पीएम मोदी आ रहे हैं, अहम उनका संबोधन रहेगा, क्योंकि सौगातें तो वो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ संदेश में क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि राजस्थान के लिए ये एक विजन रहेगा, विजन रोड मैप के तौर पर एक उनका नजरिया रहेगा, या फिर सियासी पिच के तौर पर देखा जाए? क्योंकि ये बहुत अहम क्षेत्र, इसकी अहमियत अलग है और यहां से संदेश जो निकलेगा वो दूर तक जाएगा, सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहने वाला, खासतौर से आदिवासियों को लेकर बात की जाए तो। हाँ, देखिए श्वेता, मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण जो है कल, जो फोकस रहेगा वो आदिवासी क्षेत्र के विकास का रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र जो है वो राजस्थान ही नहीं बल्कि क्या नाम से मध्य प्रदेश और गुजरात के जो बहुल्य क्षेत्र है उनमें भी क्या नाम से उनका मैसेज जाएगा। और फोकस जो है वो पूरी तरह क्या नाम से आदिवासी क्षेत्र और आदिवासियों पर निर्भर करेगा। मैं एक बात अभी जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ईसरदा बांध का निर्माण का कार्य ईआरसीपी के तहत अशोक गहलोत की सरकार में हुआ था। लेकिन ये खुशखबरी है राजस्थान के लिए कि ये पहला मौका है जब ईसरदा बांध के अंदर पानी का भराव किया गया। ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ईसरदा बांध और जो बीसलपुर बांध है वो आपस में जुड़ा हुआ है। बीसलपुर बांध का ओवर किलो पानी जो है वो ईसरदा बांध तक जाता है। तो राजस्थान के लिए और खासकर देखिए जो ईसरदा बांध में जो पानी पहली बार संग्रहित किया गया है श्वेता, वो दौसा और सवाई माधोपुर क्या नाम से गाँव के अंदर बड़े पैमाने पर क्या नाम से वितरित होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो क्या नाम से राजस्थान के लिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, देखिए जब भी कोई प्रधानमंत्री आते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है और मुख्यमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां प्रधानमंत्री के समक्ष रखे, ये अपने आप में एक सम्मान की बात है। तो मुझे लगता है कि जहाँ क्या नाम से प्रधानमंत्री जी राजस्थान के विकास की बात करेंगे, वहीं सरकार ने, बदलनार सरकार ने अब तक जो विकास के कार्य किए उसकी रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्रदेश की जनता की समझ सकती जाएगी। मुझे लगता है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये सम्मान की बात है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री के समक्ष रखिए। ठीक है, राखी जी फाइनल कमेंट चाहेंगे, लेकिन साथ ये भी जानना चाहेंगे कि यार दिवाली के पहले कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हो सकता है और आम जनता के लिए, क्योंकि अभी जीएसटी की जो राहत मिली उसके बाद उम्मीद बढ़ गई कि शायद पीएम मोदी आ रहे हैं तो कुछ और तोहफा देकर जाए। देखिए जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है और आपने मंडे को देखा होगा 22 तारीख को किस तरह से चहल पहल और किस तरह से उत्सव का माहौल जो है वो एक महीना पहले ही शुरू हो गया। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बचत उत्सव की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, लोगों को बहुत खुशी है इस बात की कि हमारी देश ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, चाहे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम किया। और उसके साथ साथ जो रिलीफ आमजन को मिलना चाहिए वो भी किया। गरीबों 25 करोड़ से ऊपर गरीब जो है उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकाल करके नियो मिडिल क्लास के लिए जिस तरह से 95% चीजों का जीएसटी या तो 0 या 5% के बीच में लाके किया, यह अभूतपूर्व कार्य है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता को अगर रिलीफ मिला है तो उसका स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए। स्वर्णिम जी फाइनल कमेंट। देखिए जीएसटी पे तो एक ही बात कह सकते हैं कि दर्द भी आप, मलहम भी आप, ये तो हो नहीं सकता। जिसने किसानों के ट्रैक्टर, उनके इक्विपमेंट, बीज की सब जीएसटी में लिया है ना, उस पर टैक्स लगाया, पहली बार टैक्स लगा था। लेकिन हम तो एक ही बात कह रहे हैं, अब आ रहे हैं तो राजस्थान में जो फ्लड से जो हताहत लोग हैं उनको रिलीफ पैकेज क्या देंगे उसकी घोषणा कर जाएं और कम से कम यहाँ पे ये कह जाएं कि भैया डबल इंजन की सरकार है, स्कूल घटाओ मत, बंद मत करो, स्कूल खोलेंगे, स्कूल जर्जर है उनको ठीक करा लो, पैसे केंद्र दे देगी, जो भी है कम से कम इस चीज पे बात करें। जो पीड़ा है लोगों की वो दूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के क्षेत्र में जो 6 बच्चे स्कूल की बिल्डिंग गिरने से मारे गए उसकी जिम्मेदारी भी तय कर जाएं तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, प्रधान सेवक कल वागड़ में होंगे, तैयारियां जोर शोर से चल रही है, उम्मीद बहुत ज्यादा है, खुशी भी इस लिहाज से है क्योंकि लोकार्पण शिलान्यास के बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी सौगातें हैं जो प्रदेश को मिलने वाली है। बांसवाड़ा में जरूर आ रहे हैं, वागड़ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन जो संदेश देंगे, जो मैसेज देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सिर्फ राजस्थान तक नहीं देश भर में जाएगा। और ऐसे में बेहद अहम यह भी हो जाता है कि राजस्थान के विकास के लिहाज से जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए, प्रदेश की सरकार लगी और केंद्र का भी उतना ही फोकस साथ है, डबल इंजन की सरकार की जो बात की जाती है। अब कल का दिन इसलिए भी अहम हो जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं, क्या कुछ और अहम घोषणाएं कर सकते हैं, क्या कुछ और तोहफे दे सकते हैं, क्या कुछ ऐसे वादे जो आने वाले वक्त में पूरा करने की बात पीएम मोदी कर सकते हैं, और खासतौर से आदिवासियों के लिए को आगे बढ़ाने को लेकर क्या किया जा सकता है। और इसलिए यही वजह थी कि इस क्षेत्र को चुना गया, पहले भी और कल भी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।